अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अब तो लगता है कि पाकिस्तानी सियासत में कोई भी मोतबर नहीं, कोई भी मुकर्रम नहीं और कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं। जंगलों के भी कुछ क़वानीन होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत का कोई कानून है ना ज़ाब्ता। यहाँ सियासत की आड़ में अखलाकियात और कदरें रौंदी जाती हैं, पामाल होती हैं। यहाँ आज का साथ कब चोर बन जाए और चोर कब साथ का रूप धार ले, क्या ये है पाकिस्तानी सियासत? जहाँ सारे आजमाए जा चुके हैं फिर भी लीडरशिप का फुकदान नज़र आता है, क्या ये है पाकिस्तानी सियासत? जहाँ बगावत और गद्दारी के मुकदमात अपना असर खो चुके हों, क्या ये है पाकिस्तानी सियासत? कल ताकत की कुर्सी तहरीक इंसाफ के पास थी तो गिरफ्तारियां पीडीएम की हो रही थी, और आज ताकत की कुर्सी पीडीएम के पास है तो गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ की हो रही हैं। तो क्या है ये है पाकिस्तान की सियासत? एहतसाब का नारा लगाकर मुखालिफिन को रोन दो, क्या ये है पाकिस्तानी सियासत? पुलिस भी वही, इदारे भी वही। कल पीडीएम को पकड़ रहे थे, आज पीटीआई को पकड़ रहे हैं। क्या ये है पाकिस्तानी सियासत? यहाँ सियासी जिद और अना आगे जबकि अवाम पीछे रह जाते हैं। क्या ये है पाकिस्तानी सियासत? मुखालिफ पकड़ा जाए तो कानून की बालादस्ती, खुद पकड़े जाए तो इंतकामी कार्रवाइयों का शोर मचा दो। क्या ये है हमारी सियासत? यहाँ मुल्क का वज़ीर आज़म सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अदालत जाए और शाम चीफ एग्जीक्यूटिव की कुर्सी पर बैठकर मुल्क के फैसले करे। क्या यह है पाकिस्तानी सियासत? यहाँ वोट लेकर वोटर की खिदमत नहीं, जिल्लत का सामान किया जाता है। क्या यह है पाकिस्तानी सियासत? जहाँ ओए तोए या मुंह में जो आए सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बोल दो। क्या यह है पाकिस्तानी सियासत? लूट मार करो, हो सकता है मुकदमात का सामना भी करना पड़ जाए, लेकिन फिर भी एनआरओ मिल जाएगा। क्या यह है पाकिस्तानी सियासत? बाहर से कर्जे लो, अपनी हुकूमत के मजे लूटो और आइंदा नस्लों को मकरूज करके चलते बनो। क्या यह है पाकिस्तानी सियासत? जहां इदारे हुकूमत के नहीं बल्कि हुकूमत इदारों के ताबे चलती हो। क्या यह है हमारी सियासत? रिलीफ देने का नारा लगाकर अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दो। क्या यह है हमारी पाकिस्तानी सियासत? यहाँ मौरूसियत को जमहूरियत की शक्ल दे दी जाती है, फिर कहा जाता है यही है सियासत। जहां सहाफ़ियों की तनकीद पर बगावत जैसे मुकदमात बना दिए जाते हैं और हुकूमतों की तारीफ पर बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। क्या यह है पाकिस्तानी सियासत? नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत का ये अलमिया है कि यहाँ उसूल की जगह इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत होती है। हमारा मुल्क एक ऐसी बहरानी कैफियत से दो चार है कि जहाँ किसी इदारे और शख्स का एतबार बाकी नहीं रहा या रहने नहीं दिया गया। एक बहरान ख़त्म होता नहीं कि दूसरा बहरान सर उठा लेता है। पाकिस्तान में जमहूरियत का प्रचार मजाक से ज़्यादा और कुछ नहीं रह गया, जहाँ हर लीडर, पार्टी और इदारा खुद को तो दुरुस्त भी समझता है और मुहब्बे वतन भी, जबकि दूसरे को गलत बल्कि गद्दार का लक़ब देना आम हो चुका है। यहाँ हुकूमत के मज़े और अपोजिशन ज़ेरे अताब रहती है। हुकूमतें बदलती हैं मगर इंतकामी कार्रवाइयों की सियासत नहीं बदलती। क्या मुल्की सियासत एक गंदा धंधा बन चुका है जिसकी तरफ इशारा मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान बहुत पहले ही कर गए थे कि जेलों में डालने की धमकी देने वालों, जब खुद पकड़े जाओगे तो आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो, लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। फिर देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हो क्या रहा है इस मुल्क में। नाजरीन, मुशाहिदुल्लाह खान हमारी सियासत को समझते थे, बल्कि हर सियासतदान समझता है, हर सहाफ़ी समझता है, बल्कि अब तो अवाम भी हम सब समझ चुके हैं। अब सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तानी सियासत इंतकामी कार्रवाइयों के हाथों यरगमाल बनती रहेगी। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और एहतसाब का आलम उनके हाथ में था और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के लोग जेलों के अंदर थे। आज हुकूमत पीडीएम के पास है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। फिर ऐसे में अब इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। क्या कहा आज इमरान खान ने, जरा देखिए। मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा जेल भरो तहरीक की, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे, ताकि एक ही दफा इनको पता चल जाए कि कौम खड़ी किधर है। हमें पता है जेलों में कितनी कैपेसिटी है और मुझे पता है कि कौम कितनी तैयार है निकलने के लिए, तो इनका भी शौक पूरा हो जाएगा कि देख लेंगे कि कौम खड़ी किधर है।
नाजरीन, इमरान खान की इनकलाबी सियासत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया आज, जो कि एक मुश्किल और जारहाना तर्ज सियासत है और ये कप्तान की मौजूदा मकबूलियत और जोशीले कारकुनों के लिए एक चैलेंज भी हो सकता है। इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब PDM की हुकूमत को मुख्तलिफ मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर तहरीक क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? हुकूमत पहले ही भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में क्या वो फिर मुफाहमती पॉलिसी इख्तियार करेंगे या ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा? क्या हालात होंगे? मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, आज इमरान खान साहब के जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद लगता है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई हथकंडा नहीं बच गया है। APC में शिरकत से आप लोग इनकार कर रहे हैं, बातचीत आप लोग करने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क को मसाइल हैं मुआशी तौर पर, सिक्योरिटी के हवाले से, तो क्या ऐसे में आप लोगों का सड़कों पर आना, वायलेशंस करना, फिर गिरफ्तारियां देना, क्या मुल्क इस वक्त इन हालात का मुतहम्मिल हो सकता है? बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने एक बड़ा जामे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंट्रोडक्शन दिया और जो आपने सवालात किए वो वही सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। लेकिन जो इस वक्त हमारी PDM की हुकूमत है, जिसको हम इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं, यही पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा सिक्योरिटी और इकनॉमिक रिस्क है और इसी से हम पाकिस्तान की जान छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारी सारी तहरीक जो है ये इमरान खान को हुकूमत में लाने के लिए नहीं है। इमरान खान को अगर हुकूमत में रहना होता तो उसके बहुत सारे आसान तरीके थे। इमरान खान ने डिफ़िकल्ट रास्ता लिया। उनको बहुत आसान था कि जब वो अमेरिकन से पूछ रहा था कि आप हमें अड्डे देंगे तो एब्सोल्युटली नॉट की जगह कह देते कि हम सोच के जवाब देंगे। बहुत सारी और चीज़ें इस तरह की थी जो शायद इस वक्त TV पे नहीं की जा सकती। जो हार्ड डिसीजन इमरान खान ने लिए वो सिर्फ एक नेशन बिल्डिंग के लिए लिए, अपनी कौम के लिए। कैसी नेशन बिल्डिंग है कि आप लोगों को जेलों में डलवा दें, आप लोगों को कहें आप जेलों में चले जाएं, गिरफ्तारियां दे दें? ये अवाम को अपनी तरफ जाहिर करने का कैसा तरीका है? ये दुनिया को बताने का क्या तरीका है कि अवाम इस तरीके से हमारे साथ खड़े हुए हैं? देखें, मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को, कारकुनों को हरासा किया जा रहा है और उनको उठाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। और जेल भरो तहरीक जो है ये कोई मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ तो होती नहीं है। आपको पता है कि जब तहरीक पाकिस्तान जब चल रही थी उस वक्त भी जेल भरो तहरीक थी, उसके बाद भी जेल भरो तहरीक कई बार हो चुकी है यहाँ पे। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट भी नहीं है, ये एक मैसेजिंग है कि हम बता रहे हैं कि हम जेलों से नहीं डरते। आपने अगर जेलों में डालना है, हम सब तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए, डाल दें जेल में। कोई बोले फवाद चौधरी ने क्या कह दिया था जो उनकी शान में गुस्ताखी हो गई थी। मुंशी कैसा लफ्ज़ है कि जिससे उनकी अना को ठेस पहुंच गई, उन्होंने उठा के उसको अंदर डाल दिया। शेख रशीद ने क्या कह दिया ऐसा कि वो बिलावल भुट्टो की तौहीन हो गई, कभी तौहीन ACP, कभी तौहीन बिलावल भुट्टो, कभी तौहीन। एक मिनट, आपने फिर शायद शेख रशीद साहब की वो गालियां नहीं सुनी। मैं तो वो सोचती भी हूँ तो मुझे बुरा लगता है, देना तो बड़ी दूर की बात है, जुबान पर ऐसे अल्फाज लाए भी नहीं जा सकते। आपने सुनी है कि उन्होंने बिलावल और आसिफ जरदारी को कैसी गालियां दी हैं गिरफ्तारी के बाद? जी, जब उनको लेके पकड़ कर लेकर जा रहे थे, गुस्से में उन्होंने गालियां दी हैं। अब वो TV पे चलाने के लायक नहीं है, ना ही मैं बता सकती हूँ। मैं आपको भेज दूंगी, व्हाट्सएप करूंगी मैं आपको। नहीं होंगी। अगर आप किसी के घर में घुस के उसको गिरफ्तार करके किसी के हथकड़ी हाथ में डाल के लेके जाएंगे तो आपको दुआई अल्फाज तो कहेगा नहीं। मैंने सुना नहीं शेख रशीद ने क्या कहा है, मुझे किसी ने बताया था कि उन्होंने कोई इस तरह की बात की है, लेकिन मैंने सुना नहीं। बट क्या इसका अंजाम, इसका कोई कानूनी तरीक़ेकार होगा ना? वो अदालत में डिफेमेशन फाइल करेंगे, अदालत उनको बुलाएगी, फिर उसके बाद अदालत फैसला सुनाएगी कि इसको जेल में डाल दो, या आप रातों रात घर से उठा के कूटेंगे उसको, उसके बाद कहेंगे तुमने गाली भी नहीं देनी, तुमने गलत ज़ुबान भी नहीं इस्तेमाल करनी, तुमने मुझे आप जनाब कहना है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊँगा कि तुम्हारी इज्जत किस तरह मैं पामाल करता हूँ। ये कौन सा तरीका है? मैं एडवोकेट नहीं कर रहा। शेख रशीद ने अगर कोई ऐसी बात की है तो उसको एडवोकेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसलिए मेरा सवाल ये बनता है कि अगर आप किसी के घर में घुस के उसको रगड़ेंगे, उसकी इतनी अरसे की इज्जत है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल के, बीड़ियाँ डाल के उसको खींचते हुए ले जाएंगे, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? यही बात तो नून लीग वाले कहते हैं। राना सनाउल्लाह की इज्जत नहीं थी या शायद खाकान अब्बासी की इज्जत नहीं थी,
या इनके दूसरे लीडरान असद इकबाल की इज्जत नहीं थी? किस किस रहनुमा का नाम मैं बताऊं जिसको आप लोगों ने, किसी को 4 महीने 6 महीने साल किसी को जेल में ना ये लोग गए हों? क्या उनकी इज्जतें नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? यही तो वो सवाल उठा रहे हैं कि हमारे मुंह पर तो गाली तक नहीं आई। आपने नहीं आप देखें, आप दो चीजों को मिक्स करें। राना सनाउल्लाह, शेख अपना ख्वाजा साद रफीक और जो नाम आपने लिए, इनके ऊपर केसेस थे करप्शन के, और इनके करप्शन के केसेस इनके ऊपर बनाए थे पीपल्स पार्टी ने। वहां हमारी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। राना सनाउल्लाह पर कोई करप्शन का केस नहीं था, उन पर मनीषात का ऐसा केस डाला गया जिसमें आपकी अपनी पार्टी के लोग बड़ी मुखालिफत करते थे और वो कहते थे कि गलत केस है। आपकी अपनी पार्टी में ही डिस्कस होता था कि ज्यादती हो रही है राना सनाउल्लाह के साथ, उन पर कोई करप्शन का केस नहीं था। ANF ने ये केस डाला था। ANF से आप बात करें, उनसे पूछें हमारा कि हम कैसे डाल सकते हैं। ANF हमारे कहने पे तो एक्ट नहीं करती है। शहरयार आफरीदी असम्बली में खड़े होकर कस्में खाते थे कि उनके पास से मनशियात निकली है। क्या कसम खाते? अपने बच्चों की कस्में खाते थे शहरयार आफरीदी, और वो कस्में इस बात की खाते थे कि मैं साबित करके दिखाऊंगा। देखिए, मेरे पास इस चीज का जवाब इसलिए नहीं है कि ना मैं उस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, ना मुझे उसका इल्म है। मुझे इतना पता है ANF ने उनको पकड़ के केस डाला था, उनके ऊपर मुंशियात निकाली थी। अगर तो ये काम आपने पुलिस से कराया होता तो हमें, आप मुझे बोले थे इल्जाम ठहरा सकती थी कि जी पुलिस आपके ताबे थी और आपने ये काम करवाया। ये तो काम ANF ने किया था, तो ANF से पूछें या उनके जो भी सरबराह थे उनसे पूछें। शहरयार आफरीदी उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर का किरदार अदा कर रहे थे, वो स्टेट मिनिस्टर थे गालिबन इंटीरियर के, और उनको जो इन्फॉर्मेशन आई वो उन्होंने आगे बढ़ा दी। इमरान इस्माइल साहब, एक जिम्मेदार और सीनियर सियासतदान होने के नाते क्या आप समझते हैं कि इस वक्त सियासी सीज फायर होना बहुत ज़रूरी है? इस वक्त एक नहीं मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है। सिर्फ इलेक्शंस का हो जाना वाहिद हल नहीं है। इलेक्शन तक जाने के लिए और उसके बाद के हालात को काबू करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए एक ऐसे प्रायर एग्रीमेंट की ज़रूरत है कि बाद में भी हालात ख़राब ना हो, बाद में भी एक दूसरे पर ऐसे इल्ज़ाम तराशी कि आप लोग हुकूमत में आ जाएं, इनके लोग जेल में चले जाएं, कल को इलेक्शन के नतीजे में ये लोग फिर हुकूमत में आ जाएं, आप लोग फिर जेल में चले जाएं। ऐसा एक प्रायर आप नहीं समझते कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, सीज फायर होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त सियासी पार्टीज के बीच में? देखिए, सीज फायर और है, और ये एग्रीमेंट जिसकी आप बात करेंगे इसी को NRO कहा जाता है कि हम एक एग्रीमेंट कर लें कि हम आएंगे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपने जितनी करप्शन की, जितनी तबाही मुल्क में फेरी, जो कुछ आपने किया, आप अकाउंटेबल नहीं होंगे क्योंकि आप अनटचेबल्स हैं, आप पावरफुल लोग हैं। आइंदा आप हमें भी जेल में न डालिएगा, हम भी आपको जेल में न डालें। इज दैट एन एग्रीमेंट? या ये गद्दारी है कौम के साथ कि मैं एक के साथ एग्रीमेंट कर लूँ कि तुमने जो चोरी की मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा और मैं जो करूंगा अब तुम मुझे ना पकड़ना इसके बाद? ये तो नहीं हो सकता। अगर ये है जमहूरियत है तो फिर ये जमहूरियत तो नहीं चाहिए हमें। हमें तो वो जमहूरियत चाहिए जिसमें हमारा मुल्क आगे बढ़े, फले फूले, लोगों को प्रॉस्पर हो, जॉब्स मिले, फैक्ट्रियां चलें, एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन इस चीज पे तो अग्रीमेंट हो सकता है ना कि जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के बेस पे एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है हुकूमतों में आकर, इसको अब खत्म होना चाहिए पाकिस्तानी सियासत से। एब्सोल्युटली आई एग्री। इससे कौन नहीं एग्री करेगा कि ये खत्म होना चाहिए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये होता नहीं। हमारे तमाम जो इस वक्त स्टेट मशीनरी है वो ऑटोमेटिकली इसी काम के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है कि उसने अपने बॉस को खुश करना है, तो लिहाजा वो आज इसको पकड़ के अंदर डाल दे, उसके ऊपर पर्चा काट दे, उसका घर सील कर दे, उसकी गाड़ी पकड़ ले। ये सारे काम हो रहे हैं। आपके दौर में भी तो यही कुछ हो रहा था। सिक्योरिटी सूरत हाल कल को आज जो आप लोगों के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, कल को जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हो रहा था वो भी गलत हो रहा था। आप लोग माने इस चीज को? बीबी, बात यह है कि हमारे साथ क्या हो रहा है कि आपने मुंशी कह दिया इसलिए आपको जेल डाल देंगे। वो उसने अपना आजम स्वाति ने जो है वो कोई ऐसी बात कर दी तो उसको जेल डाल देंगे। इनमें से किसी के ऊपर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने कोई अपनी वजारत का नाजायज इस्तेमाल किया था, इन्होंने कोई अपने बच्चों को यहाँ से पैसे भेजे थे, मनी लॉन्ड्रिंग की थी। यहाँ पे तो केसेस दूसरे हैं। आप मुझे कह रही हैं कि जो मंजूर चपरासी के अकाउंट से 16 अरब रुपये निकले और वो शहबाज शरीफ के अकाउंट में गए उसको भूल जाएं,
उस पर ना कोई बात करें, ना वो आगे आप आए तो अकाउंटेबिलिटी भी ना जनाब, करें। ये अदालतों का काम हर है ना चीज़ साबित आज करना। आप देख लें, ये आप फाइल कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन सबूत दे सकते हैं, लेकिन इसको साबित करना आपकी प्रोसिक्यूशन का काम है, आपकी अदालतों का काम है। एब्सोल्युटली, लेट देम डिसाइड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वही अदालत जब कहती है कि जी इनको उठा लें, इनको बंद करें या फलाना करें, तो फिर शोर कहते हैं तरीके इंसाफ ने किया। हमने तो नहीं किया। नवाज शरीफ साहब यहाँ से कह के गए कि जी मैं बीमार हूँ, उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे और पता नहीं क्या उनको खतरनाक बीमारी हो गई थी। वो तो अब KFC, मैकडोनल्ड्स और पता नहीं कौन कौन से वो बर्गर्स खाते फिर रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड, कभी किधर। अब खाने पीने में तो पाबंदियां हम लोग तो नहीं लगा सकते। क्या पता उनकी सेहत ठीक हो गई हो, उनको डॉक्टर्स ने इजाजत दे दी हो KFC खाने की। तो आ जाए ना फिर वापस। वो एक दिन भी नहीं गए किसी अस्पताल अपना चेकअप कराने के लिए जब से पाकिस्तान से गए। तो अब आप लोगों का प्लान क्या है? क्या आप सब लोग कराची से भी निकलेंगे, KPKP से भी लोग निकलेंगे, पंजाब से भी लोग निकलेंगे? कहाँ आप लोग इकट्ठे होंगे? कहाँ ये तहरीक चलेगी? क्या करेंगे क्या आप लोग? देखिए, अभी खान साहब ने बात की है, मुझे इस प्लान का इल्म नहीं है, क्योंकि जब से ये रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं तो जो लोग खान साहब के इर्द गिर्द हैं, लाहौर में या इस्लामाबाद में, जहाँ भी खान साहब होते हैं, वहाँ पर जो अवेलेबल सीनियर मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान मीटिंग हो जाती है। अब हमारी मीटिंग कॉल हुई है, हम जाएंगे तो हमें सारी तफसील का भी पता लगेगा और जो प्लान फाइनलाइज होगा उसमें हमारी ज़्यादा इनपुट भी होगी। फ़िलहाल मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ कि ये होगा किस तरह, लेकिन खान साहब ने जो आज ऐलान किया है उसके लिए हम सब तैयार हैं, हमें कोई फिक्र नहीं। आजकल जो अपोजिशन है, PDM है, ये आंसुओं को लेकर बड़ी एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर भी। मैंने भी मुशाहिदुल्लाह साहब का भी, आपको मरहूम उनका भी बताया, वो भी कहते थे कि जब आप लोगों जेलों में जाएंगे, जब आप लोगों पर ये वक्त आएगा तो आप लोगों का आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। तो PDM इस चीज़ को बड़ा उठा रही है कि कल को हम लोग ये बात करते थे, आप लोग हंसते थे, और आप लोग आज कोई 4 दिन जेल में रह रहा है, कोई 5 दिन रह रहा है, कोई 6 दिन रह रहा है, और इन लोगों के आंसू ही थमने को नहीं आ रहे हैं, तो बर्दाश्त करने की सकत भी रखें। नहीं, सकत बहुत है। कोई केस भी तो हो ना बीबी। आप मेरी आपसे बातचीत हो रही है, इसमें से कोई बात उनको साहब बहादुर को बुरी लग जाए, वो सुबह मुझे उठा के बंद कर दें, तो आपका क्या ख्याल है कि मुझे फिर क्या करना चाहिए? उसके बाद बाहर आके उनको सलाम करना चाहिए? मैं अपनी तरीक चलाऊंगा, मैं अपना हक मांगूंगा, मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं अदालत भी जाऊंगा। इन्होंने आज तक मुझे बता देना किसके ऊपर किस चीज़ का केस है, क्या है? ये हमारा आजम स्वाति ड्रग डीलर था, हमारा शहबाज गिल के पास से इनको चर्च मिल गई थी, इनको फवाद चौधरी ने कोई गद्दारी की। जनाब, हम तो कह रहे हैं गलत हुआ, किसी को क्या हुआ था? सियासतदानों के साथ ये रवैया गलत है, लेकिन कर कौन रहा है? सियासतदान ही एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। हम कल भी कंडेम करते थे, हम आज भी कंडेम कर रहे हैं। आप इन दो चीज़ों को, शाजी आप ठीक है, आप कंडेम कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप दो चीज़ों को मिक्स कर रही हैं। एक तरफ हैं करप्शन के केसेस जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो सारे बैंक के एविडेंसेस, सारी चीज़ें सब मौजूद हैं, वो कोर्ट को दिए हुए हैं। दूसरी तरफ ये है कि आपने मुंशी क्यों कहा, आपने आज ऐसे बैठे क्यों, आपने मुस्कुराया क्यों, आपने उधर क्यों देखा? यानी कमाल हो रहा है पाकिस्तान। तो ये सवाल तो फिर अदालती सिस्टम पे उठना चाहिए ना? ये तो फिर अदालती सिस्टम पर सवाल उठता है ना इमरान इस्माइल साहब, जिन करप्शन केसेस की आप बात कर रहे हैं, जिनमें सबको बरियत मिली। अदालती सिस्टम पे सवाल आप उस वक्त उठाएंगे। इन्होंने, इनके केसेस अंडर प्रोसेस थे, इन्होंने गवर्नमेंट चेंज करते साथ ही इन्होंने कवानीन चेंज किए, इन्होंने नैब का हाथ पैर काट के डाल दिया, FIA को इन्होंने बिल्कुल लंगड़ा लूला कर दिया। इन्होंने, उनके पास अथॉरिटी नहीं है इन केसेस को परसू करने की, वो इसी बेसिस पे अदालत से वहाँ बरी हो जाते हैं। अदालत जाते हैं, वो कहते हैं जी ये केस नैब का तो अथॉरिटी नहीं है ये केस को देखने की, वो कहते हैं हाँ जी नहीं है, इसको फारिग करें, दोबारा रिलेवेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसको करें स्क्रूटनाइज। रिलेवेंट अथॉरिटी के पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर लें। ये APC में ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट सिस्टम है, बट है क्या पूरी पार्टी का मुत्तफ़िका फैसला है? कुछ लीडर से हमारी भी बात होती है, वो कहते हैं कि APC में जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि हम तो इदारों से बात करने के लिए तैयार हैं, इदारे ही, उन्होंने ही हमसे मुंह मोड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं तो अब जो है ना वो रुकना चाहिए ये सिलसिला इल्ज़ाम तराशी का, गिरफ्तारियों का और सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का। तो आपको लगता है किसी एक इदारे को आगे आना पड़ेगा और वो इस्टेब्लिशमेंट ही है जो सियासतदानों को आपस में बिठाकर मामलात को सुलझा सकते हैं?
देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो वो या तो खुद से झूठ बोल रहा है या आपसे आवाम से झूठ बोल रहा है। तो उनका रोल तो रहा है और है। तो वही लोग जो हैं, जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं, तैयार और कुर्बानियाँ देते हैं, जानों के नजराने पेश करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अगर डकैती हो रही है और पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के काम हो रहे हैं, तो जाहिर है कि उनकी तरफ ही देखा जाता है। हर तरफ उन्हीं से बात करने के लिए बात होती है कि जी वो जामिन बनेंगे या वो कोई चीज़ ऐसा काम करेंगे कि जिससे ये सारी चीज़ें रुक जाएं और एक न्यूट्रल फ़ज़ा पैदा हो जाए, जिसके अंदर एक आज़ाद माहौल के अंदर इंतखाबात हो जाएं। बस इतनी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध इस्माइल साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर राना तनवीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, आज इमरान खान साहब ने कहा है कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। अवाम को उन्होंने कहा है कि मेरी कॉल का वेट करें, फिर आप लोग जो अपनी गिरफ्तारियों के शौक़ हैं ये पूरे कर लें। राना साहब, आपको नहीं लगता कि हालात इससे मज़ीद बिगड़ेंगे? तो बेहतर यही है इस सारे फसाद से बचने का और ये सारी जो सियासी इंस्टेबिलिटी है इससे बचने का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है, इलेक्शन में चले जाएं। देखिए, ये शादी अभी भी सारे का सारा जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती हैं आप पे डाल देती हैं। लेकिन मैंने अक्सर कहा है कि ये जो मीडिया लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये क्यों नहीं जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उस पर क्यों नहीं स्ट्रेस करते कि एक आइन है उसकी हमें पाबंदी करनी चाहिए। वोट और नो कॉन्फिडेंस हुआ है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर है उस पर हुआ। ही लॉस द मेजॉरिटी, उसके पास मेजॉरिटी नहीं रही जो कि एक पार्लियामेंट सिस्टम है। तो प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया। अब अगर उसको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो कि सारी दुनिया के साथ हमारी असम्बलियाँ तो 18 महीने बाद 2.5 साल बाद भी डिजॉल्व होती रही हैं 58(2)B के तहत। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें सिस्टम के साथ अगर आपकी कमिटमेंट है, अगर आपके पास डेमोक्रेसी का कमिटमेंट है, अगर आप जमहूरियत पे और पॉलिटिकल प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, तो फिर ये चीज़ें जेल भरो तारीख खुदा खासा यहाँ पे कोई ब्रिटिश राज है, सिविल नाफरमानी इसने 2014 में की, दिला दो के जरिए पैसे। देखिए ना, जमहूरियत की बात आप लोग करते हैं, फिर आइन में आइन को मानने की बात करते हैं, फिर दोनों तरफ से ये होना चाहिए ना। अगर आइन में बिल्कुल ठीक है, अदम एतमाद एक आइनी तरीका था, आप लोगों ने किया, वेल एंड गुड, बिल्कुल ठीक किया। आइनी एक तरीका है, कोई गैर आइनी काम आप लोगों ने नहीं किया। लेकिन अब जो सूबों में इलेक्शंस करवाने का फैसला अगर ये भी अदालतों ने करना है, तो फिर आप लोगों पर क्या जिम्मेदारी है? क्या आइन को मानने की पाबंदी आप लोगों पर नहीं है? क्या गवर्नर्स को नहीं चाहिए कि जो 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का एक शेड्यूल आपने अनाउंस करना है वो आप लोग करें? इलेक्शन कमीशन में जाए, इलेक्शन कमीशन में भी ना माने तो फिर मामला अदालत में जाए। अदालतों ने ही यहाँ पे इलेक्शंस के फैसले करने हैं। नहीं, देखिए, बात जो है ना, आपकी बात ठीक है कि 90 रोज में होने चाहिए। तो 90 रोज तो अभी जब आप नहीं होंगे, जब 45 डेज चाहिए ना, 90 रोज का ये मतलब 45 डेज चाहिए वहाँ पे जो शेड्यूल होता है। जिस तरह अभी बाई इलेक्शनों का, इलेक्शनों का एनए का नेशनल असेंबली का अनाउंस हुआ है, तो मैं समझता हूँ वक्त आने थे। लेकिन ये भी है, तो आपको लग रहा है कि इलेक्शंस 90 रोज में हो जाएंगे, दोनों असेंबलीज केपी के और पंजाब में हो जाएंगे? देखिए, टुडे जो आज पोजीशन है, अब टुडे टिल टुडे, ये टिल टुडे तो ये है कि वो 90 रोज में होने खुदा खासा। देखिए, मेरी बात सुने, इनको एक बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए बहुत सारे लोगों को कि ये कोई ऐसी कुरानी सिफा नहीं है कि जिस पे 90 रोज। मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, जिस तरह भी ज़मीनी इलेक्शन हमारे हुए हैं जिसमें इमरान खान सारी सीटों में खड़ा था, तो उससे उन्होंने 1 महीना आगे इलेक्शन लेकिन गए, वो उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। जब बेनज़ीर साहबा का शहीद हुई उस वक्त भी पोस्टपोन इलेक्शन हो गया।
मुझे याद है मैंने कितने इलेक्शन ऐसे लड़े हैं जो पोस्टपोन होते रहे। लेकिन ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती है ना। आप देखें पंजाब में तो ऐसी कोई वजह नहीं है। अभी तो मैं कहता हूँ टेल टुडे हाँ। ये सिचुएशन यही है कि 90 रोज में होने चाहिए। एक्सेप्ट KPK में एक वो ऐसा सिलसिला हुआ है जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ सिचुएशन ऐसी, लेकिन पंजाब में तो नहीं है। लेकिन अभी तक तो यही सिचुएशन है। लेकिन बात आगे आने तो देना, 45 डेज जब रह जाएंगे तो शेड्यूल नहीं आएगा तो फिर आप क्रिटिसाइज करें। तो तहरीके इंसाफ को आप लोग एंगेज क्यों नहीं करते? आप लोग APC तो बुला रहे हैं, वो तो APC में आना नहीं चाह रहे हैं, तो उस APC की सिग्निफिकेंस क्या होगी? क्यों ये कोई पाकिस्तान का मालिक तो नहीं है, हमने तो उसको बुलाया है। इसके बावजूद जो उसका 4 साल एटीट्यूड रहा है आपके सामने है। लेकिन जब भी हमें उन्होंने बुलाया है, जब भी सिक्योरिटी का मामला हुआ है, जब हमें जेलों में ये कर रहा था, हमें दीवार में चोल रहा था, हमारे लोगों को हीरोइन डाल रहा था, एक बर्बरियत का आलम था उसके 4 सालों में। लेकिन जब भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की या कोई ब्रीफिंग हुई है, ये साहब नहीं आए उसमें, सारे आते रहे हैं, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ सारे आते रहे हैं। हम लोग बैठते थे जाके, लेकिन ये साहब उधर भी नहीं आते थे। हमारी तरफ से तो हमेशा एक तावन की बात हुई है, हमेशा एक समझौते की बात हुई है, हमेशा डायलॉग की बात हुई है। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात APC में शामिल नहीं होगी। वैसे तो ज़ाहिर है आप लोगों की मुश्तरका हुकूमत है, 11 जमातों की हुकूमत है। हमारा है, क्यों नहीं हो रही? आप ये तो कम से कम क्रिटिसाइज करें ना। जी हम तो कह रहे हैं, हमने तो उनको कहते हैं कि आप लोगों को शिरकत करनी चाहिए। वो कहते हैं जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाकर मुसल्लत की गई है, कैसे उनके साथ जाके बैठ जाएं? नहीं, क्या काम ने किया है ये, उस वक्त हम नहीं बैठते थे। देखिए वो एक अलग प्रोसेस है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन को गालियां निकलते हैं, उनसे कंटेम्प्ट करते हैं, तो उनका अपना काम है, हमारा तो काम नहीं है। अगर ये शेर शीर किसी को गालियां देता है तो ये किधर लिखा होगा कि इतनी लंबी जुबानें करके तो हर अदारे को टेक ऑन करें, हर बंदे की बेइज्जती करें, हर बंदे की पगड़ी उछाले? तो मैं समझो उसका भी लॉ है, कानून के मुताबिक हो रहा है, अदालतें हैं। आज प्रोग्राम में मैं यही बात कर रही हूँ राना साहब कि कल को जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी तो PDM वाले जेलों की शक्लें देख रहे थे, वहाँ आपने दिन रातें गुजार रहे थे। आज आप लोगों की हुकूमत है तो आज तहरीके इंसाफ पर यह वक्त आया हुआ है, तो दोनों के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। नहीं, उसमें फर्क है। उसकी जो कार्रवाइयाँ थी वो बिल्कुल इंतकामी थी, वो बर्बरियत थी, फाशिज्म था, उसका एटीट्यूड था, वो बात करता था, हमारे साथ बैठता नहीं था। यही पॉइंट ऑफ व्यू उनका है कि आप लोगों पर करप्शन के केसेस थे, वो जायज थे, आज जो उनके साथ हो रहा है ये नाजायज हो रहा है, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। लेकिन ये कहना कि मैं हाथ नहीं मिलाता, भाई हमारे पास मैंडेट था, लोगों ने हमें इलेक्ट किया है, अच्छे बुरे हमें लोगों ने वोट दिए हैं, इससे जितने वोट दिए थे हमारे वोट डाल के सारे पार्टियों इकट्ठे करके ज्यादा थे उससे। ये क्या बात है? अगर उसने 1.5 करोड़ लिया था तो हमने भी 1 करोड़ के करीब लिया था। ये तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही, क्या मशहूद है? हमें इलेक्ट नहीं किया, ये कोई ज्यादा मोतबर आ गया, इससे ज्यादा हमारा आगे पीछा पड़ा है। इसका बाप सरकारी मुलाजिम था, तनख्वाहदार था, एक्सीडेंट करप्ट आदमी था। आप लोग कैसे डील करेंगे, हुकूमत कैसे डील करेगी अगर इमरान खान कॉल देते हैं? उन्होंने आज तो कह दिया है लोगों को कि सड़कों पर निकलना है, कैसे डील करेंगे आप? मेरी बात सुन ले शाजिया, अगर लॉन्ग मार्च इसने किया था ना, अगर इसकी सूबाई हुकूमतें ना होती तो मैं देखता कैसे करता है। आज इनको कहना जेल भरने की तारीख बात करने दे। आज शायद इमरान खान को कोई डर खौफ नहीं है। 25 मई को भी वापसी का फैसला इसलिए किया कि वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि मुझे खदशा था, बल्कि यकीन था कि खून खराबा होगा, इसलिए उन्होंने ये फैसला वापस लिया है। लेकिन अब वो डर होता इतना वो नेक नहीं है, वो तो एक शर पसंद है, एक फितना अंगेज है, फितना है, वो एक नसूर है, एक झूठ बोलता है। आप क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ यही था कि मार पड़ेगी, बंदोबस्त किया हुआ था उधर कि इस्लामाबाद आ जाए, पिंडी तक रहा। अगर खून खराबा वहाँ होना था इस्लामाबाद में तो इधर भी होना था पिंडी में। ये तो एक फजूल बात करता है। तो क्या मशवरा देंगे आप? देखते हैं कि किस तरह जेल मशवरा क्या देंगे आप हालात से बचने के लिए, हालात की खराबी से बचने के लिए मशवरा क्या है आप लोगों का? एक ही बात है कि आराम से बैठे। अच्छा, 4-5 महीने की बात है, अक्टूबर दूर नहीं है। और उनके गिरफ्तार लोग गिरफ्तार होते रहे और वो कुछ ना करें, चुप रहे? नहीं, गिरफ्तार तो होते हैं, अपनी जुबान पे काबू करें, क्रिटिसाइज करें जितना मर्जी, पॉलिसीज को करें, जो हमारी बैड गवर्नेंस है, जो भी वो देखते हैं
जो अगर वो समझना उसको करें वो। लेकिन अगर वो जो गालियां निकालेंगे, अगर वो दारों को निकालेंगे, अगर हमें निकालेंगे, हमें किसी को कुछ कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, ये बताएं शेख रशीद की अपनी जुबान है? ये होता कौन है शेख रशीद? बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ साथ डिफ़ॉल्ट होने से बचने के चैलेंजेस का भी सामना है। मुआशी क्राइसिस जो है हमारा, ये बढ़ता जा रहा है। सियासत की बजाय रियासत बचाओ का नारा लगाने वाली पीडीएम हुकूमत अभी तक मईशत को संभाल नहीं पा रही है। ना महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है, बल्कि आवाम से मजीद कुर्बानियाँ मांगी जा रही हैं। IMF के लोग कर्ज देने के लिए पाकिस्तान में हैं। कर्ज देने से पहले अपनी तमाम शराइत मनवाने के लिए हुकूमत को खूब टफ टाइम मिल रहा है, जो आगे पास ऑन होगा अवाम पर। कि बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना, इसको भी ख़त्म किया जाए। बिजली और गैस के 4100 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्ज ख़त्म करने का प्लान है, ये भी दिया जाए। ग्रेड 17 और इसके ऊपर के अफसरान के असासे डिक्लेयर करने की एक मुश्किल शर्त भी हुकूमत के सामने रख दी गई है, और हुकूमत के पास इन डिमांड्स को मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। हुकूमत पहले ही IMF को राज़ी करने के लिए मुश्किल फैसले हुकूमत ने लेना शुरू कर दिए हैं। डार साहब ने चंद रोज़ पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए के बड़े इजाफे का ऐलान किया था। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी हो रही है, जिसमें पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% मजीद टैक्सेस लगाना चाहती है, और IMF 18% GST लगाने का भी मुतालबा कर रहा है। IMF सरकारी इदारों का रेगुलर ऑडिट और खसारे में जाने वाले इदारों के निचकारी पर भी बज़िद है। तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद हुकूमत अब IMF वफ़ से पॉलिसी निगोसिएशन करेगी, जिसमें अवाम पर कम से कम बोझ डालने की रिक्वेस्ट तो की जाएगी, लेकिन हुकूमत अवाम की जहन साजी पहले ही कर चुकी है कि मुश्किल वक्त से निकलने में अभी वक्त लगेगा। कौम जो है ये मजीद महंगाई को फेस करने के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, IMF से कर्ज मिलने के बाद क्या पाकिस्तान इस मौशी बहरान से निकल जाएगा? माहिरीन ये कहते हैं कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान को ज़ाहिर एक वक्ती रिलीफ मिलेगा, वक्ती फ़ायदा तो होगा, मगर मईशत को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी नहीं है। IMF के बगैर इकॉनमी चलाने का दावा करने वाले डार साहब आजकल अब उन्हें मनाने में मसरूफ़ हैं। डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने का दावा करने वाले तजुर्बाकार वज़ीर ख़जाना को कोई बताए कि हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से आज डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होकर ओपन मार्केट में 280 रुपए तक पहुंच चुका है, और वो भी नहीं मिल रहा है। अवाम को डॉलर 200 से नीचे लाने के ख्वाब दिखाए गए, अब इसकी ट्रिपल सेंचुरी होने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी करेंसी की बेकदरी से आम आदमी की जो बाइंग पावर है, ये भी जवाब दे गई है। अवाम तो ऑयल कंपनियां भी मुल्की करेंसी अब तो ये गिरने पर परेशान हैं। कौमी ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। 3 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स रह गए हैं, जो सिर्फ 3 हफ्तों की दरामदाद को मुश्किल से ही पूरा कर सकते हैं। फिर खाम माल नहीं मिल रहा है, लागत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से छोटे बड़े कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं। मिडिल क्लास जो तबका है सबसे ज़्यादा परेशान है, जिसके पास मुल्क में रहने के पैसे हैं ना मुल्क छोड़ने के। ऐसे में फिर अवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ, खाएँ तो क्या खाएं? क्या IMF हमारी माली बेज़ाब्तगियों के साथ साथ अवाम के हालात को जानता है? क्योंकि इनकी शराइत पाकिस्तान के लिए अवाम दुश्मनी का दूसरा नाम है। मैं बात करूंगी माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF की शराइत के मुताबिक ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी गई, फिर जो एक्सचेंज रेट है मार्केट पर छोड़ दिया गया, फिर करेंसी को इतना ज़्यादा डीवैल्यू कर गया कि आप देखें डॉलर जो है वो कहाँ पर पहुँच गया है। इस सारी सिचुएशन के बाद ये महंगाई, आपको लगता है कि ये जो आज 24% है, ये 35 से 40% होते इसे ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने एक बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुल्क के माशी हालात क्या हैं। देखिए, जिस तरह आपने कहा है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि तारीख में जो सबसे ख़राब, अगर आप इजाज़त दें तो एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, स्टैगफ्लेशन में हम फंसे हुए हैं।
अब इसके माने क्या है? इसके माने ये है कि आपका शरह नमू जो है वो खुदा न खास्ता इस साल मनफी हो जाएगा, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सैलाब का जो नुकसान हुआ है ख़ास तौर पे हमारे ज़री शोबे को, और उसके नतीजे में सनती शोबे में भी इंपोर्ट्स की कमी की वजह से आप ये देखेंगे कि इस साल बहुत अरसे के बाद आप ये भी देखेंगे पहली दफ़ा के साथ साथ मनफी शरह नमू के आपके अफरात ज़र की रफ्तार जो पिछले महीने आपके जनवरी के महीने में आपने देखा कि 27.6% तक पहुंच गया। और उससे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि आपके खाने पीने की अशिया की कीमतें जो हैं वो 42% बढ़ी हैं, 42%। और एक छोटा सा आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि तारीख में सबसे तेज रफ्तार किसी चीज में कीमतों में इजाफा हुआ है तारीख में पिछले 75 साल में, वो एक आइटम है जिसको हम कहते हैं प्याज, अनियंस। 5 गुना इजाफा हुआ है एक साल में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं IMF के जो हरकतें होने वाली हैं उसके बारे में नहीं आ रहा हूं, मैं आपको इस वक्त स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बता रहा हूं। अब उसमें ये है कि हमने जो रिसर्च किया है उसके नतीजे में हमें ये लग रहा है कि खुदा न खास्ता इस साल बेरोजगारी में जो लोग चले जाएंगे बेचारे हमारे वर्कर्स, वो तकरीबन 20 लाख और अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, 20 लाख। और गुर्बत के लकीर के नीचे हमारा अंदाजा यह है कि इस स्टैगफ्लेशन की वजह से हमारे मुल्क में तकरीबन 1,80,00,000 लोग और गरीब हो जाएंगे। खुदा न खास्ता इसके माने ये कि पाकिस्तान में 42% हमारा पॉपुलेशन जो है वो गरीब से गरीब हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक सूरत हाल है। आप समझते हैं कि डार साहब ने जो 4 महीने ज़ाया किए, आप देखें सितंबर में वो आए, डॉलर उस वक्त 240 का था, आर्टिफिशियली उन्होंने रुपए को ऊपर रखने की कोशिश की, जाहिर है फिर डिमांड बढ़ी, आपकी दरामदात में इजाफा होने लगा, फिर सूरत हाल ये हुई कि कंटेनर्स जो है ना वो रुके पड़े हैं, एलसीज आपने बंद कर दी, रुपया फिर आपसे काबू नहीं हो पाया। तो क्या यही वजह है कि IMF के बगैर चलने का दावा करने वाले अपने दिमाग को इस तरह से लड़ा रहे थे कि सारी गेम उल्टी पड़ गई? देखिए, अगर आप रुपए की कदर की बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि दिसंबर जो है 2021 में रुपए की कदर जो थी 176 रुपए के करीब थी फी डॉलर। जुलाई के पिछले साल तक वो 240 तक पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, यानी कि 36% गिरावट आई थी रुपए की कदर में 6 महीनों में। उसके बाद में एक कोशिश की गई, हुकूमत ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की कि कीमत को कम करें, हम किसी तरह से डॉलर की वैल्यू जो है उसके बढ़ने की प्रोसेस को ख़त्म करें। तो नतीजा ये कि आप दिसंबर के महीने के एंड तक 240 से गिराकर उसको 226 तक लेकर आ गए। तो डॉक्टर साहब इससे हमारे कर्जे कितने बढ़े हैं? अब जाहिर है जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, हमारा रुपया डिवैल्यू होता है, तो हमारे कर्जे भी बढ़ जाते हैं। तो एकदम 40 पैसे गिरना, 40 रुपए गिरना, कर्जे कितने बढ़ गए हैं हमारे? देखिए, अगर आप इस तरह देखें कि साल के आगाज में जब आप तकरीबन 240 पे थे और इस वक्त आप 277 तक पे पहुंच चुके हैं। अब बीच में जिस तरह मैंने कहा गिरावट आई थी, कोशिश की गई कि LCAs को खोलने के बजाय आप रोकें उनको और आर्टिफिशियली इंपोर्ट्स को कम करें। अब होगा ये कि अगर आप इस तरह देखें कि पिछले जून के लिहाज से और आज के लिहाज से क्या फ़र्क है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कम से कम
आपके कर्जों की बोझ में मैं क्या कहूँ, मुझे घबराहट हो रही है, 5,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। सिर्फ रुपया डीवैल्यू होने से 5,000 अरब। तो आईएमएफ से जो पैसे लेंगे वो तो इसी तरह हमारे निकल जाएंगे, कर्ज देंगे, सूद देंगे, बचेगा क्या हमारे पास? बात दरअसल ये है कि आईएमएफ तो आपको खुद जो है वो तकरीबन 1.1 अरब डॉलर देगा, जो तकरीबन 300 अरब होगा रुपए के लिहाज से। मगर आईएमएफ से पैसों का सिलसिला नहीं है। आईएमएफ प्रोग्राम की इसलिए जरूरत समझी जाती है इस वक्त कि बाहर में पाकिस्तान के बारे में परसेप्शंस जो हैं बहुत खराब हो चुके हैं, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को इतना गिरा दिया है कि तकरीबन एक लिहाज से वो कह रहे हैं कि आप तो डिफॉल्ट तकरीबन कर चुके हैं। अच्छा, इस हालात में हो ये रहा है कि बाहर से पैसे आने की रफ्तार बेहद रुक चुकी है। जुलाई से दिसंबर तक एक पहली दफा बहुत अरसे के बाद जो नए लोन्स आए हैं उसका अमाउंट जो पुराने कर्जों पर रीपेमेंट से कम है, यानी कि नेट इनफ्लो मनफी हो चुका है। सही। और उसकी वजह से आपके रिजर्व्स में जुलाई से दिसंबर तक तकरीबन 6 अरब डॉलर की कमी आ चुकी। अब इसके आगे क्या बताऊं आपको। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, सैलाब के असर की वजह से कहा जा रहा है कि हमारी इस साल की जो शरह नमू है ये भी मनफी में जा सकती है, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। हमने रिसर्च करके देखा है इस पर भी और प्रोजेक्शंस की हैं, और मैंने लिखा भी है इस पर कि कम से कम मनफी 1%, और हो सकता है कि कुछ इससे भी ज्यादा चला जाए। तो इसलिए देखिए, पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक चीज की परेशानी नहीं हुई है, एक वक्त पे 4-5 चीजें नेगेटिव मनफी आकर हमारे सामने इकट्ठा हो गए हैं, और उसके नतीजे में तारीख का सबसे खतरनाक, मेरे लिहाज से, मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूं, पाकिस्तान की रिसर्च कर रहा हूं, ये इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पोटेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है इस 35% महंगाई जो होने जा रही है, अभी जो 30 रुपए कह रहे हैं और पेट्रोल बढ़ना है, आपको पता है पेट्रोल बढ़ता है तो जिंदगी की हर चीज बढ़ जाती है, हर चीज महंगी हो जाती है, तो क्या हुकूमत सपोर्ट दे सकती है इस मुश्किल वक्त में अवाम को भी? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा है कल कि ये हद से ज्यादा मुश्किल है और हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम रिलीफ दें। मैं अपना राय ये है कि मौजूद है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ थे, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, फीडबैक हमें ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।